हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमपीपीएससी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में संस्कार को डिस्कस किया था या संस्कार को पढ़ा था, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम विवाह को डिस्कस करने वाले हैं या विवाह के प्रकारों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसके पहले हम सूत्रकाल पर चर्चा कर रहे थे और जिसमें सबसे पहले हमने आश्रम व्यवस्था को पढ़ा था। उसके बाद हमने पंच यज्ञों के बारे में जाना था या पंचयज्ञ के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, और उसके बाद हमने पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद हमने संस्कार के बारे में चर्चा करी थी। ठीक है, और उसी में हमारा ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम विवाह या विवाह के प्रकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है या 2020 का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए हमें हर टॉपिक को अब ठीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा या हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर हमें चर्चा करनी पड़ेगी, उसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कहीं से कोई भी टर्म आपके सामने आ जाता है और उसके ऊपर आपको फिर लिखना होता है। ठीक है, होता तो वो सिलेबस से ही है, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं या ठीक तरीके से हम नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण हमें समस्या होती है और हम 3 नंबर का क्वेश्चन ठीक तरीके से नहीं लिख पाते हैं। ठीक, तो 3 नंबर को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक पॉइंट के बारे में चर्चा या हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, हो सकता है कि इनमें से कोई टर्म 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म विवाह क्या होता है, देव विवाह क्या होता है, प्रजापत्य विवाह क्या होता है, या इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो हमें इनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो हम उसी उद्देश्य के लिए क्या कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं या इसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हम हिस्ट्री की एक सीरीज़ कंप्लीट यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हम अभी यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट 1 में ऑलरेडी हम अपने 2 टॉपिक लगभग कंप्लीट, हमारा आज ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, को देख सकते हैं और वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद जो लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे वो इसके आगे जो टॉपिक्स हमारे होंगे उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक, सो लेक्चर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, इनको आप ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि विवाह क्या होता है। ठीक है, और इसमें जिन विवाह की पद्धतियों या जिन प्रकारों के बारे में बात करी है तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक, सबसे पहली बात आती है कि इस संस्कार के पश्चात ही व्यक्ति का क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। हमने देखा था कि भाई आश्रम व्यवस्था जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि 0 से 25 में ब्रह्मचर्य को रखा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम को रखा गया है। ठीक है, 25 से लेकर 50 तक, या हम कह सकते हैं कि 25 से 50 के बीच का जो समय होगा, ठीक है, उस समय को ही हम क्या कहेंगे, गृहस्थ आश्रम कहेंगे या गृहस्थ दाम्पत्य जीवन हम कहेंगे। ठीक है, सो इसी में सबसे जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, विवाह के ही बाद क्या होता है, व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता है, गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है। ठीक, याज्ञवल्क्य में स्मृति में या उसके अनुसार हम अगर बात करें तो ब्राह्मण हो व्यक्ति, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी व्यक्ति हो, परंतु यदि वह विवाहित नहीं है तो उसे पुण्य कर्म के योग्य नहीं समझा जाता या पुण्य कर्म के योग्य नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या है कि विवाह एक अनिवार्य यहाँ पर हो जाता है, या विवाह की इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी धर्म ग्रंथों के या वैदिक, कि भाई जीवन में विवाह का महत्व कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक, तो विवाह के प्रकारों से तात्पर्य है विवाह के बंधन में बंधने की विभिन्न विधियाँ, कि कितने तरह से विवाह हो सकते हैं। तो उन्हीं के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं कि 8 तरह के विवाहों की हमें चर्चा यहाँ पर मिलती है। ठीक, गृह सूत्रों और स्मृतियों में विवाह की 8 प्रकारों की चर्चा होती है या 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। जबकि हम अगर बात करें तो वशिष्ठ ने विवाह की 6 स्वरूपों का उल्लेख किया है, किंतु मनु समेत अन्य स्मृतिकारों तथा गृह सूत्रकारों व पुराणों में 8 ही प्रकार मिलते हैं या 8 ही प्रकार की विवाह पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। और जो क्या है आपके ये है, जिसमें ब्रह्म विवाह होता है, देव विवाह होता है, आर्ष विवाह होता है, प्रजापत्य विवाह होता है, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो ये 4 जो हैं ये उत्तम माने जाते हैं और ये वाले विवाह जो है ये उत्तम नहीं माने जाते। ऐसा कहा जाता है कि इन प्रकारों में जो विवाह का जो सिस्टम है ये उत्तम नहीं है। ठीक है, सो इस सब के बारे में हम डिस्कस 1 बाय 1 करेंगे और सबको हम देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला आता है यहाँ पर ब्रह्म विवाह। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो 4 आपके स्टार्टिंग वाले हैं उनमें थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें यहाँ पर दी हैं। ठीक है, और लास्ट वाले जो 4 हैं उनको हम शॉर्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे, 1 या 2 लाइन में उनको हम फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई यहाँ से कोई 5 नंबर का क्वेश्चन अगर कभी जनरेट हो या 5 नंबर का क्वेश्चन कभी अगर बन रहा हो तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप ठीक तरीके से लिख पाओ। अदरवाइज हम 3 नंबर के हिसाब से तो चीज़ें प्रिपेयर करके रखें। तो ब्रह्म विवाह का मतलब ये होता है कि हिंदू विवाह में इस प्रकार का जो विवाह है इसको सबसे अच्छा और सबसे उत्तम या सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसको, ब्रह्म विवाह को। ठीक,
इसमें क्या होता है, इस विवाह में, ठीक है, जो वर होता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा वर और दूसरा मिलेगा क्या, वधू। तो इनके मतलब देखो क्या होते हैं, वर का मतलब क्या होता है, तो लड़का, ठीक है, और वधू का मतलब क्या होता है, तो लड़की। तो इनको आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर टर्म जो है वो वर और वधू ही यूज़ किया जा रहा होगा, तो इसका मतलब लड़का और लड़की होगा, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो वर का मतलब क्या होगा, लड़का, और वधू का मतलब क्या होगा, लड़की, ठीक। में देखो क्या होता है, ये विवाह जो होता है ये वर और वधू या कन्या के माता पिता की पूर्ण सहमति से होता है। पहली बात मतलब क्या होता है कि इस विवाह को करने के पूर्व, ठीक है, जो वर है और जो वधू है उनके माता पिता की पूर्ण सहमति होनी आवश्यक है, या सहमति से ही होता है ये, ठीक है, ये बात यहाँ बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार इस विवाह में क्या होता है कि एक पुत्री का पिता, मतलब जो वधू है या जो कन्या है या जो लड़की है, उसके पिता क्या करते हैं, एक योग्य वर की खोज करते हैं या उसको सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, और पिता की जैसी भी सामर्थ्य होती है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या करते हैं, अलंकारों से सजाकर या सजा दजाकर क्या करते हैं, पुत्री का या लड़की का क्या करते हैं, या वधू का क्या करते हैं, ये कन्यादान करते हैं, ठीक है। सिंपल तरीका है, यहाँ पर आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या होगा कि जो लड़की के पिता होंगे, ठीक है, या वधू के जो पिता होंगे, वो पिता क्या करेंगे, एक योग्य व्यक्ति की तलाश करेंगे या उसको सर्च करेंगे या उसको खोजेंगे, ठीक है, और उसको बुलाएंगे, ठीक है, और बुलाने के बाद क्या करेंगे, उनकी जितनी सामर्थ्य होगी, ठीक है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो कन्यादान करेंगे, ठीक है, पुत्री को अलंकृत करके या सजा धजा कर क्या करेंगे, अलंकृत करके कन्यादान करेंगे, ठीक। याज्ञवल्क्य के अनुसार ऐसा माना गया है कि इस प्रकार के विवाह के बाद जो पुत्र पैदा होता है या जो संतान पैदा होती है, ये संतान 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है, या ये माना जाता है, ठीक। भारत में अगर हम बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात करें तो इस प्रकार के विवाह वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित होती है, दिखाई देती है, जिसमें क्या होता है, कन्या के पिता के द्वारा, ठीक है, वर की या लड़के की खोज करी जाती है और उसको बुलाया जाता है। बुलाया जाने का मतलब यहाँ पर बारात आप लिख सकते हैं वर्तमान में, कि भाई वर्तमान में क्या होता है, आप देखते हैं कि बारात आती है, लड़के को आदरपूर्वक यहाँ बुलाया जाता है, ठीक है, और फिर जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उस सामर्थ्य के हिसाब से क्या करते हैं वो, ठीक है, कन्यादान करते हैं, और साथ ही साथ विवाह यहाँ पर संपन्न होता है। तो इसी को ब्रह्म विवाह कहा गया है, ये प्राचीन काल में भी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। यहाँ पर हम अगर बात करें तो एक नोट है जिसमें मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदों के ज्ञाता सीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान संपन्न करना ही क्या होता है, ब्रह्म विवाह होता है। तो अगर कभी आप ऐसे लिख रहे हैं या विवाह के बारे में कोई क्वेश्चन आप लिख रहे हैं या कोई टर्म लिख रहे हैं, तो उसमें आप फिर ऐसा मेंशन कर सकते हैं या बता सकते हैं कि मनु के द्वारा ब्रह्म विवाह को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, या जिसमें ऐसा ऐसा कहा गया है, तो इसको भी आप कोड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ब्रह्म विवाह में जो मेन कॉन्सेप्ट या मेन थीम है वो क्या है, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है देव विवाह, ठीक है। देव विवाह में क्या होता है कि इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत कन्या के जो पिता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक यज्ञ की व्यवस्था करवाते हैं, ठीक है, एवं वस्त्र अलंकार से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को करते हैं जो उस यज्ञ को क्या कर सके, समुचित ढंग से पूरा करा सके। मतलब क्या होगा कि कन्या के जो पिता हैं वो एक यज्ञ की व्यवस्था यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है, ठीक है, और जो भी व्यक्ति इस यज्ञ को संपन्न करेगा या इसको समुचित ढंग से पूरा करेगा, उसी को क्या करेंगे, वो अपनी पुत्री का उसी के साथ क्या कर देंगे, कन्यादान कर देंगे या उसको अपनी पुत्री दान कर देंगे, ठीक है, ठीक। प्राचीन काल में गृहस्थ लोग जो थे, ठीक है, विवाहित लोग जो थे या गृहस्थ लोग जो थे या दाम्पत्य जो लोग जो थे, वो समय समय पर क्या होता था, यज्ञ वगैरह करवाते थे गृहस्थ जीवन में, ठीक है, और क्या करते थे, ऋषियों आदि को यहाँ पर बुलवाते थे, तो ऋषि आते थे, यज्ञ संपन्न करते थे। उन ऋषियों के साथ क्या होता था, कुछ नव युवक आते थे जो क्या होते थे, पुरोहित होते थे। सो क्या करते थे, उन्हीं में से किसी एक के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे, और इसी प्रकार से जो विवाह सिस्टम बना उसे क्या कहा जाता है, देव विवाह कहा गया, ठीक। मतलब क्या होता है कि देवताओं की पूजा के समय पर इस प्रकार के विवाह का संपन्न होता है, इसीलिए फिर इसका नाम पर क्या पड़ गया, देव विवाह नाम पड़ गया। तो नाम आप बता सकते हैं कि इसका नाम देव विवाह क्यों कहा गया, क्योंकि देवताओं की जब पूजा होती थी, यज्ञ होते थे, तो उसी के समय जो नए नवयुवक या पुरोहित आते थे, तो उन्हीं के साथ जो पिता है वो अपनी पुत्री का विवाह कराते थे, और इस कारण ही इसका नाम पर क्या पड़ गया, देव विवाह नाम इसका पड़ जाता है, या इसका देव विवाह नाम बन जाता है, ठीक। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि मनु ने इसमें कहा है कि सत्कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषण में सुसज्जित कन्या दी जाती है तो इसे ही देव विवाह कहा जाता है। तो इस बात को भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, अगर आपके पास लिखने का स्पेस है तो आप सारी चीज़ों को कोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल से अगर आपको 3 नंबर में देव विवाह का भी पूछा जाता है तो आप तो केवल एक लाइन में सिंपली बता देंगे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कि देवताओं की पूजा के समय इस प्रकार के विवाह संपन्न होते थे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, देव विवाह है। और इसमें क्या होता है, यज्ञ के समय जो व्यक्ति क्या होता है, यज्ञ को संपन्न कराता है, उसी के साथ उस पुत्री का विवाह या उस कन्या का विवाह कर दिया जाता है, और उसी को देव विवाह कहा जाता है। तो आप इसको 2 लाइन में कोड कर सकते हैं, 2 लाइन में आप अपनी बात को शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक। पूरी बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, पूरी बात समझने के लिए है, जिससे बात दिमाग में सेट हो जाए या समझ में आ जाए, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है तो आप बताएंगे कि इस प्रकार के विवाह में कन्या के जो पिता हैं वो वर से क्या करते हैं, कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय या बैल प्राप्त करते हैं, ठीक है, ताकि वह याज्ञिक क्रियाएं संपन्न कर सकें। तो इस तरीके के विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है, जिसमें जो लड़का है या जो वर है वो क्या करेगा, कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय या बैल देगा, ठीक है। कहा है कि आर्ष विवाह में, ठीक है, वह कन्या के पिता को एक गाय और बैल प्रदान करता है, ठीक है। जो वर है वो क्या करता है, कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय और बैल प्रदान करता है। याग है कि एक जोड़ी गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए तो उसे ही क्या कहा जाता है, आर्ष विवाह कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर मनु कहते हैं कि गाय और बैल का एक युग में या एक जोड़ा वर के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्यादान करना ही आर्ष विवाह कहलाता है। इनके द्वारा इसकी परिभाषा ये दी गई है, ठीक है। आर्ष विवाह का संबंध जो है वो ऋषि शब्द से है, ठीक है। आर्ष इसको नाम क्यों दिया गया, इसका संबंध ऋषि शब्द से है। जब कोई ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता है तो ये समझा जाता है कि उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है, क्योंकि गाय व बैल भेंट करने को कन्या के मूल्य के बराबर माना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आर्ष विवाह कहा जाता है, ठीक है। या इससे ये संबंधित है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आर्ष विवाह का मतलब यहाँ पर क्या होता है। नेक्स्ट या फोर्थ नंबर पर आता है प्रजापत्य विवाह, ठीक। इसमें क्या होता है, तो इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता सम्मान पूर्वक एक व्यक्ति को यह उपदेश देकर कि तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्य का निर्वाह करो और विधिवत वर की पूजा करके अपनी पुत्री उपहार स्वरूप देते हैं, इसी को कहा जाता है प्रजापत्य विवाह, ठीक। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश में भी ये कहा गया है कि वर और वधू दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के लिए हो, यह कामना करना ही क्या है, प्रजापत्य विवाह है, ठीक। मतलब लड़की के या जो वधू है उसके पिता के द्वारा ये आदेश दिया जाता है कि तुम यहाँ पर क्या करो, अपने सामाजिक जीवन तथा धार्मिक जीवन के लिए कर्तव्य का निर्वाह करो और विधिवत, ठीक है, वर की यहाँ पूजा करके, ठीक है, अपनी पुत्री को क्या होता है, उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे दिया जाता है। तो यही प्रजापत्य विवाह कहलाता है, ठीक। नोट में भी आप यहाँ ये बता सकते हो कि यह विवाह सामान्यतः ब्रह्म विवाह के ही समान है। जैसे ब्रह्म विवाह में हो रहा था ठीक वैसे यहाँ पर हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ब्रह्म विवाह में अलंकृत या आभूषणों या इन सब को दिया जा रहा था कन्यादान में या पुत्री के साथ, तो यहाँ इन चीज़ों को नहीं रखा गया, ठीक है। बस यही अंतर यहाँ पर है। आप देख सकते हो कि प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, वस्तुओं तथा विशेष अलंकारों की व्यवस्था के साथ कन्यादान करना आवश्यक नहीं होता, यही दोनों में अंतर है, ठीक। इस प्रकार ब्रह्म विवाह जो है वो उच्च वर्गीय लोग या धनी लोग करते थे, और जो प्रजापत्य विवाह है वो जन सामान्य या साधारण लोग करते थे या निर्धन लोग करते थे, आप ये भी बता सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो चार हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी इनकी इंपॉर्टेंस भी है, तो आप इनको सफिशिएंट तरीका है, हम 3 नंबर में इतना लिख सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना यहाँ पर चाह रहा था कि अगर आपको इसको कंप्रेस करना हो, मेरे पास नोट्स के फॉर्म में जब मैं आपको दे रहूँगा तो ये आपको एक पेज में जिस तरीके से हमने 4 पढ़े हैं तो उसी तरीके से आपको आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह मिल रहा होगा। तो शॉर्ट करने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से एग्जाम में उनको भी शॉर्ट करके लिख सकते हो अगर 3 नंबर में आता है। जैसे आसुर विवाह पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि कन्या का पिता धन लेकर वर को कन्या सौंप देते हैं, ये क्या है, आसुर विवाह। तो आप एक लाइन में बता सकते हो। कहने का उद्देश्य ये है कि 3 नंबर आप कैसे बना सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, तो वो तरीका आपके पास ये है, ठीक। गंधर्व विवाह क्या होता है, तो आप बताओगे कि माता पिता की अनुमति के बगैर वर कन्या का एक दूसरे पर अनुरक्त हो जाना ही क्या है, गंधर्व विवाह है, ठीक। बादशाह ने एक बात यहाँ पर बताई है या उन्होंने कहा है कि इस विवाह को सबसे पूज्य बताया किसको, गंधर्व विवाह को। और महाभारत के समय इसका सर्वोत्तम, इस विवाह को सर्वोत्तम बताया गया, या महाभारत में इसका उल्लेख हमें मिलता है गंधर्व विवाह का, ठीक है। महाभारत में इसे सर्वोत्तम विवाह बताया गया गंधर्व विवाह को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं ना, एक कोड आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ठीक। राक्षस विवाह में आप बताओगे कि बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करना ही क्या है, राक्षस विवाह है। पिशाच विवाह में आप बताओगे कि वर के द्वारा छल से या झांसे से, ठीक है, कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेना ही क्या है, पिशाच विवाह है, ठीक, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के या जो हमने शुरुआत की 4 विवाह पढ़े, ठीक है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, तो इनको उत्कृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है या अच्छा माना जाता है, ठीक है। और गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच विवाह जो है इनको निम्न कोटि का विवाह माना जाता है या ठीक नहीं माना जाता, ऐसा बताया गया है, ठीक। वर्तमान में आप कह सकते हो कि वर्तमान में हिंदुओं में विवाहों के उपरोक्त समस्त स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्वरूप,
ठीक है, हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो थोड़े से बदलाव के साथ वर्तमान समय में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप बताओगे वर्तमान समय में ब्रह्म विवाह दिखाई देता है, ठीक है, गंधर्व विवाह भी सामान्यतः आप प्रचलन में देख सकते हैं, तो ये दिखाई देता है, जिसमें माता पिता की अनुमति के बगैर क्या होता है, वर कन्या एक दूसरे पर अनुरक्त हो जाते हैं और साथ में ही ये विवाह क्या हो जाता है, ये कर लेते हैं। तो ये देखने पहले भी मिल रहा था और वर्तमान में भी आप इस स्वरूप को देख सकते हैं ना। ठीक, चलिए, विवाह का जो सबसे प्रचलित प्रकार है उसमें आप बताएंगे कि ब्रह्म विवाह जो है वो हमें वर्तमान में भी देखने मिल रहा है और पहले भी इसको सर्वश्रेष्ठ उसमें कैटेगरी में रखा गया था। उम्मीद है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से यहाँ पर समझ पाए होंगे, या विवाह की जो प्रकार है इनके बारे में आप यहाँ से नॉलेज ले पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ज़्यादा नॉलेज चीज़ों के बारे में होना ज़रूरी नहीं है कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो या हमें सारी चीज़ें लगभग पता हो ना, तो ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि क्या हम उसको एक बेहतर तरीके से आंसर में कोड कर पा रहे हैं या हम चीज़ों को लिख पा रहे हैं, हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो देखो, इतिहास एक बहुत अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। हम उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो अपने आप में प्राचीन भारत बहुत बड़ा है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमें चीज़ों के बारे में केवल जानकारी रखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये पीएससी की डिमांड नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, है ना। डिमांड ये है कि भाई आपको चीज़ें ठीक ठाक तरीके से पता होनी चाहिए, उसकी मेन थीम या मेन कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा कुछ होता है। ठीक, और उसको फिर आपको क्या करना है, अपने राइटिंग स्किल से अपने कॉपी में आंसर के रूप में तब्दील करना है या उसको बदलना है। ठीक है, जिससे क्या हो कि एग्जामिनर या जो भी व्यक्ति आपकी कॉपी देख रहा हो या पढ़ रहा हो, तो उसको इस बात से वो आपको पहचान पा रहा हो कि हाँ आपको चीज़ों के बारे में ठीक ठाक तरह की जानकारी है और आप चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से लिख सकते हैं। बहुत अच्छा हमें नहीं करना है कि हमें नहीं बहुत अच्छा करना है और हमें एक चीज़ के पीछे सालों लगाना है या उसको इतना ज़्यादा पढ़ लेना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हर चीज़ के बारे में सफिशिएंट या हमें जो लगभग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में संतुलित तरीके से, ठीक है, तो उतनी हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उतनी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से कलेक्ट करनी है और संतुलित फॉर्म में अपने आंसर को लिखना है, ना ही उसमें हमें ज़्यादा चीज़ों को बताना और ना ही बहुत कम चीज़ों को बताना। तो एक बैलेंस फॉर्म में हमें लेकर उसको चलना है। ठीक, तो अपने आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम 1 या 2 क्लासेस में इस टॉपिक को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे, जिनमें हम आगे क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमने अभी तक जितने भी लगभग 20 के लगभग आपके पास लेक्चर यहाँ पर वैदिक काल के हैं, तो क्या इन 20 लेक्चर में हमने जो भी कंटेंट यहाँ पर डिस्कस किया है या जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया है क्लासेस के दौरान, तो क्या उतना सफिशिएंट है, उससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ वैदिककालीन शब्दावलियाँ हैं या कुछ डिक्शनरी है, तो वो भी मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगा, तो आप नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही होंगी। ठीक है, सो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो लिंक्स या जो नंबर अवेलेबल है तो उस पर आप मैसेज करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।